बेटा रिवाइज कर रहे हो आप लोग? आपका एनिमल टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसमें नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू है, जो हम मसल्स पढ़ेंगे, मसल कंट्रैक्शन वहाँ पे डिटेल में देखेंगे, और नर्वस टिश्यू जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा सेल क्या है? सेल किसे कहते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि सेल से बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं। सेल से मिलके आपको पता है टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन बनता है, और आर्गन से आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। तो इस तरह सेल जो है बेटा, ये एक सेल है, और इस सेल से मिल करके पूरा टिश्यू बन जाएगा, और इस बहुत से टिश्यू मिल करके पूरा आर्गन बनाएंगे, और ये आर्गन से फिर आर्गन सिस्टम, और फिर ये बॉडी बन जाएगी। ये है सेल, ये है टिश्यू, और ये है आर्गन। ठीक बेटा। जिस तरह से सेल, जिस तरह से हम घर बनाते हैं बेटा, तो घर बनाने के लिए हम ईंटे का यूज करते हैं, और एक एक ईंटा जोड़ जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं, है ना। और फिर 4 दीवार का एक कमरा, और फिर कई एक कमरों का एक घर बन जाता है। वैसे सेल जब बेटा टिश्यू बनाना होता है, तो सेल, बहुत से सेल्स मिल करके, जैसे ईंटे से मिलकर घर बनता है, वैसे सेल मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करती। ठीक है। तो बेटा जैसे ईंटे के बीच में हम लोग क्या यूज करते हैं? सीमेंट वगैरह यूज करते हैं, मसाला यूज करते हैं। यहाँ पर भी एक तरह का सीमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं ECF। क्या बोलेंगे बेटा? ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। ये और ये हुई सेल। तो इस तरह से बेटा टिश्यू फॉर्म होता है, टिश्यू बन जाता है। तो फिर उसके बाद एक ग्रुप ऑफ सेल होता है ना बेटा, सिमिलर सेल्स, टिश्यू होता है। उसके बाद आर्गन बन जाता है, और आर्गन सिस्टम बनता है जब कई आर्गन मिल करके कोई एसोसिएट होकर आपस में एक काम करते हैं, है ना, तो उसको आर्गन सिस्टम बोलते हैं। फिर कई एक आर्गन सिस्टम से मिल करके बॉडी बनती है। तो ये सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक। फंक्शनल क्यों? फंक्शनल इसलिए बेटा क्योंकि जो बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो अल्टीमेटली सेल में कंप्लीट होती हैं। कहाँ कंप्लीट होंगी बेटा? सेल के अंदर कंप्लीट होंगी। एग्जांपल के लिए जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम लोग फूड इंटेक करते हैं, तो फूड कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन में, एलिमेंट्री कैनाल में, वहाँ पे डाइजेस्ट होता है। फिर इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाता है? ब्लड में। ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, और फिर ब्लड लेकर के कहाँ है? बॉडी टिश्यू में जाती है, और सेल्स को वो फूड ट्रांसफ़र कर देती है। ब्लड से फूड बॉडी टिश्यू में ट्रांसफर होता है, तो फिर कहाँ जाता है? लास्ट में सेल में पहुँचता है। अब ये ब्लड वेसल है जो ECF से, जब वो सभी टिश्यूज़ में ब्लड की सप्लाई करती है ना बेटा, ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल से जो अब न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल के अंदर सप्लाई कर दिए जाते हैं। ठीक है। अब इस सेल के अंदर जब इस फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, जो कि हमारे फूड का एम है। ठीक है। तो बेटा केवल डाइजेशन से एनर्जी मिल गई थी क्या? नहीं मिली थी। फूड एब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी मिल गई थी क्या? नहीं मिली थी। जब ये फूड सेल तक पहुंचता है एनर्जी तब मिलती है। इसका एसिमिलेशन होता है, फिर आगे ऑक्सीडेशन होगा, तब जाकर के एनर्जी मिलेगी। तो बेटा ये डाइजेशन का प्रोसेस है। डाइजेशन हम फूड क्यों ले रहे थे? फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस सब के लिए। तो ये एम जो है हमारा फूड लेने का, वो कब कंप्लीट होगा? जब फूड सेल के अंदर आएगा। जब तक सेल में फूड नहीं पहुंच रहा है तब तक वो एम पूरा नहीं हो रहा, यानी कि वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में RBC उसको कैरी करती है, और फिर कहाँ लेके जाती है? ब्लड के साथ वो ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है और बॉडी टिश्यू में पहुंचती है। और इस बॉडी टिश्यू में जैसे फूड
जैसे फूड सेल को सप्लाई किया जाता है वैसे ऑक्सीजन भी तो बेटा सप्लाई की जाती है, और O2 यहाँ से CO2 इस ब्लड वेसल में जाके फिर निकल जाती है। तो ये ऑक्सीजन बेटा कहाँ चली जाएगी, अब सेल में चली जाती है। ठीक है, अब जो फूड हमने इंटेक किया था उसका ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ये ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो रेस्पिरेशन भी जब तक ये ऑक्सीजन सेल तक ना पहुँचे, रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो सारी प्रोसेसेस जो हैं बेटा वो अल्टीमेटली कहाँ कंप्लीट हो रही हैं, सेल के अंदर कंप्लीट हो रही हैं। इसलिए सेल फंक्शनल यूनिट भी हो गई ना बेटा। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट है। अब ये देखो, इसके बाद ही सब कुछ बन रहा है, टिश्यू वगैरह। अब सेल से पहले कुछ नहीं है। अब सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप इसको तोड़ोगे तो कोई यूनिट नहीं बनेगी। जैसे आप 4 माइटोकॉन्ड्रिया जोड़ के क्या एक यूनिट बना पाओगे, नहीं बनेगी ना। ठीक है, यूनिट वो होती है जिसके मल्टीप्लिकेशन से कोई कॉम्प्लेक्स बने, जैसे कि सेल के एग्रीगेशन से टिश्यू बन रहा है ना। इरेज करें। देखो बेटा, इसके बाद ये बताओ कि सेल एक्चुअली होती क्या है। ये तो सेल की डिफिनेशन हो गई, लेकिन स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो सेल है क्या। सेल का मतलब होता है बेटा, सेल का अगर हम वर्ड को समझें सेल, तो इसका मतलब होता है स्मॉल रूम या कंपार्टमेंट। स्मॉल रूम, कंपार्टमेंट, कोई चेंबर। और इस सेल के बेटा 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट होंगे। एक उसकी मेन, इस बात को बेटा ठीक से समझना, एक मेन कंपोनेंट होगा जो कि सबसे बाहर इसको कवर करेगा, इसकी आउटर बाउंड्री। क्या होगी बेटा, आउटर बाउंड्री होगी, और ये आउटर बाउंड्री को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर बेटा कुछ होगा जो इसका वर्क प्लेस होगा। क्या होगा, इसका वर्क प्लेस होगा इसका। और कुछ ऐसा होगा इसके अंदर जो इसको कंट्रोल करेगा, जो कि कंट्रोलर होगा। इतनी बात समझे कि नहीं बेटा। अब ये जो आउटर बाउंड्री, अब ये 3 जो हमने कंपोनेंट लिखे हैं बेटा, ये एसेंशियल कंपोनेंट हैं सेल के। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो सेल कंप्लीट नहीं, समझे कि नहीं। अब ये 3 चीज़ों में हम किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये जो आउटर बाउंड्री है इसका मतलब हम तुमसे कहना चाह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इस सेल को कवर करेगी। और ये एसेंशियल कंपोनेंट है, सभी सेल्स में आपको मिलेगी, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, कोई भी सेल हो। अब प्लांट सेल होगी तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग लेयर होगी जिसको आप सेल वॉल कहोगे। बट सेल वॉल इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल वॉल इज नॉट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल, क्योंकि ये जो सेल वॉल है ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हज़ारों सेल हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, जैसे एनिमल सेल हैं सेल वॉल नहीं पाई जाती है ना। केवल प्लांट सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, तो ये एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि सेल वॉल के बिना भी सेल जीवित रह सकती है, और सेल वॉल के बिना सेल होती है, हमने देखी है सेल्स है ना। तमाम सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं और प्रोटोजोवन सेल्स हैं, वो सब विदाउट सेल वॉल ही तो होती हैं। वर्क प्लेस का मतलब हम तुमसे कहना चाहते हैं साइटोप्लाज्म, जहाँ पे कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें डिजॉल्व है। तो वो सब कुछ एक फ्लूइड है मिला जुला कर, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज आल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल। उसके बाद कंट्रोलर क्या हो सकता है, कंट्रोलर वो होता है जो सेल को कंट्रोल करे। और सेल को कंट्रोल कौन करता है, सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब जिसमें न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें न्यूक्लिक एसिड होगा, वो भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस असल में सब में होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक बात पढ़ेंगे तो हम ये नहीं कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, हम ये कहते हैं कि देयर इज इंसिपिएंट न्यूक्लियस। वहाँ पे प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, बट न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव ही सही है ना। तो न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है जो कि सेल को कंट्रोल करेगा, सेल के डिवीजन को कंट्रोल करेगा, सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो ये है कंट्रोलर ऑफ सेल। तो बेटा 3 मेन एसेंशियल कंपोनेंट। तो एक रूम है, जैसे कि समझो कि कोई ऑफिस है, तो उस ऑफिस को कोई मैनेजर है, और ऑफिस को कोई कैबिन है। कैबिन जैसे कि ये कैबिन होता है ना बेटा, जैसे कैबिन है ये, ठीक है, इसमें कोई ये मैनेजर बैठा हुआ है, उसके बाहर कुछ वर्कर्स हैं यहाँ पे। तो बेटा तो ये
जब बैंक में चले जाओ तो देखो बैंक में एक मैनेजर बैठा होता है, ठीक है, काउंटर है और कुछ अन्य वर्कर्स हैं इसमें, और ये इसका कैबिन है जिसमें वो बैठा हुआ है। तो ये कैबिन भी ज़रूरी है। अब ग्राउंड में बैठ करके तो मैनेजर काम नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए कैबिन होना चाहिए। तो वो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और कुछ वर्कर्स होने चाहिए, वो उसका साइटोप्लाज्म पूरा जो उसका स्टाफ है, और वो जो मैनेजर है वो कंट्रोलर है। तो ये पूरा एक कैबिन की तरह है ना, स्मॉल रूम है, कंपार्टमेंट है सेल, जिसमें आउटर बाउंड्री होनी चाहिए जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ वर्क प्लेस होना चाहिए। वर्क प्लेस क्या है? साइटोप्लाज्म। तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ द सेल, ठीक है, जो वर्किंग प्लेस है सेल का वो साइटोप्लाज्म है। और फिर कंट्रोलर है, कंट्रोलर क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 3 आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ सेल। क्लियर है बेटा? अब बेटा सेल को डिस्कवर किसने किया था? तुम्हारी एनसीईआरटी सीधे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का नाम लेती है ना। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट डिस्कवर्ड लाइव सेल। बट इससे पहले सेल का जो आइडिया दिया था बेटा, वो दिया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने असल में कोई सेल नहीं देखी थी, बल्कि सेल वॉल देखी थी, है ना। आपको पता है कि सेल जो उन्होंने कॉर्क के प्लांट जो कॉर्क होती है बेटा, उसके फ्रेगमेंट्स को माइक्रोस्कोप में देखा था, ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने हनी कॉम्बला के स्ट्रक्चर देखे थे, और वो हनी कॉम्बला के स्ट्रक्चर जो थे वो सेल वॉल का पूरा एक ढांचा बना हुआ था। सेल वॉल लगी हुई थी। अंदर का जो साइटोप्लाज्म था वो ड्राइड आउट हो चुका, सूख चुका था, है ना। तो सूखा हुआ साइटोप्लाज्म था, तो यानी कि अंदर कुछ नहीं था, सेल डेड थी। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखी थी ना बेटा। बात है 1665 की। रॉबर्ट हुक डिजाइंड एक माइक्रोस्कोप, दैट वाज वेरी क्रूड माइक्रोस्कोप, क्योंकि उन्होंने खुद से बनाया था, पहली बार खुद अपना सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था। तो वो एक क्रूड माइक्रोस्कोप था। तो उससे उन्होंने कार्क के टुकड़ों को ऑब्जर्व किया उस अंडर दिस माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब उस माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने कार्क को ऑब्जर्व किया तो देखा इन्होंने क्या देखा बेटा? इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे जो आपने वो मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना बेटा, तो वैसे ही हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कुछ इनको दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थे बेटा, ये इन्होंने देखा, तो इसको इन्होंने कह दिया सेल अपनी भाषा में। उस सेल का मतलब होता था ये स्मॉल रूम, कंपार्टमेंट, ठीक है। फिर बाद में पाया गया कि इन्हीं से बॉडी बनी हुई है, तो ये मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं और ये यूनिट है बॉडी की। क्योंकि अब ये इन्होंने देखा था ऐसे, तो ये जो इन्होंने देखा था ये सेल वॉल थी। ये क्या थी बेटा? सेल वॉल। इसके अंदर जो भी वर्क प्लेस मैंने अभी तुमको बताया वो क्या था? ड्राइड आउट हो चुका था, सूख गया था बिल्कुल। तो ये सेल डेड थी। कैसी सेल थी बेटा? डेड सेल थी ये। जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर्ड करी थी दैट वाज डेड सेल, ठीक है। ओनली सेल वॉल्स आर देयर। ये सब सेल वॉल है बेटा, और इस तरह से इन्होंने सेल देखी थी, ठीक है। 5 साल बाद इन 1670 एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बेटा क्या किया? ही इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप फर्स्ट। सबसे पहले तो उन्होंने माइक्रोस्कोप इम्प्रूव किया जिससे चीज़ें ठीक से देखी जा सके। फिर उन्होंने कुछ गंदा पानी, कुछ एनिमल्स का सीमेन, इन सब चीज़ों को देखा। तो उन्होंने स्पर्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, इन ऑर्गेनिज्म को देखा। असल में ये ऑर्गेनिज्म बेटा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये एक सेल है, ऑर्गेनिज्म तो है ही, लेकिन स्ट्रक्चरली ये क्या है? ये सेल है। तो उन्होंने उनको देखा दैट दे आर लिविंग सेल्स। तो फर्स्ट सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक, दैट पर्सन हु डिस्कवर्ड अ लिविंग सेल फर्स्ट, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ना रॉबर्ट हुक तो ये बात हो गई ना बेटा, ये इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है बेटा, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को देखा था, ठीक है बेटा। इरेज करें। अब बेटा हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी की।
सेल थ्योरी, हु गेव सेल थ्योरी? जे स्लाइडन एंड स्वान, इनका नाम आता है। हालांकि अलग अलग इन्होंने काम किया था। पहले तो 1838 में स्लाइडन, इन्होंने ये क्या कौन थे बेटा? जर्मन बॉटनिस्ट थे, है ना बेटा? कौन थे ये? जर्मन बॉटनिस्ट थे। इस हिसाब से इन्होंने बॉटनी के स्टडी करते थे और प्लांट को स्टडी किया। जब प्लांट को स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो इन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था बेटा कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये सेल इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द प्लांट्स। ठीक है। एक साल बाद 1839 में एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था श्वान। स्वान बेटा एक जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। कौन थे बेटा? ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, या ऑल सेल इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द एनिमल्स। ठीक है, या इस तरह से कहें ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब इन्होंने कहा कि प्लांट्स सभी सेल के बने हुए हैं। ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा कि सभी एनिमल सेल के बने हुए हैं। इन्होंने कुछ और भी बातें बताई। इन्होंने सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ बेसिक डिफरेंस बताए। इन्होंने कहा इन्होंने एक बात कही थी बेटा, इन्होंने कहा जो आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज थिन। क्या कहा बेटा? एनिमल सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो पतली है, थिन है ना बेटा? और एक बात बताइए कि आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज थिक, क्योंकि वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना बेटा। ये इन्होंने बताया। और साथ में ये भी बताया कि जो सेल वॉल है, क्या है बेटा? सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट। इतनी बातें इन्होंने कही। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो एनिमल सेल है वो उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो थिन है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, और जो प्लांट सेल है इसकी आउटर बाउंड्री थिक है, उसकी आउटर बाउंड्री क्या है? सेल वॉल है। और जाहिर सी बात है सेल वॉल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थिक ही होगी, है ना बेटा? और उसके बाद ये जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री है, एंड दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। स्वान ने बताया था, क्या बताया कि सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, तो बेटा ये सेल थ्योरी तैयार हुई। इन्होंने अब दोनों की बातों को मिला करके थ्योरी बनाई गई जिसको सेल थ्योरी कहा गया कि ऑल द ये इन्होंने प्लांट की बात करी थी और इन्होंने एनिमल्स की। तो सेल थ्योरी ये बनी कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सभी ऑर्गेनिजम्स सेल के बने होते हैं और सेल उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती। ठीक है, इन्होंने ये एक बात और जोड़ी कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के बने हुए हैं या सेल के कंपोनेंट से बने हुए हैं। इस तरह से इन्होंने बात करी थी। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा अभी सेल थ्योरी को फाइनल शेप नहीं मिला था। हु गेव फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी? रुडोल्फ वर्च्यू एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था। ठीक है बेटा, जिसको सेल लीनियर थ्योरी बोलते हैं। देखो इन्होंने ये तो बताया कि सेल जो है यूनिट है प्लांट और एनिमल दोनों की। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और सेल जो होती है वो सभी में पाई जाती है। लेकिन ये नहीं बताया कि वो सेल आती कहाँ से, नई सेल्स कैसे बनती, सेल के नंबर कैसे इंक्रीज होते हैं, इन सब के बारे में इन्होंने बात नहीं करी थी। वो बताया था रुडोल्फ वर्च्यू ने। किन्होंने? रुडोल्फ वर्च्यू ने। रुडोल्फ वर्च्यू gave final shape
ऑफ सेल, फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। रुडोल्फ वर्च्यू ने बेटा इसको फाइनल शेप दिया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि सेल अराइज फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कभी अपने आप सेल नहीं बनती है, जो सेल हैं पहले से प्रेजेंट उनसे बनती हैं, उनसे अराइज होती है, यानी कि उनसे डिवाइड होकर बनती है। तो सेल डिवाइड होती हैं, इन्होंने ये बताया कि सेल का डिवाइड होना एक सेल का फीचर है। सेल डिवाइड होंगी और सेल डिवाइड होने से नई सेल बनती है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला इन्होंने कहा था, है ना बेटा। ये बेटा इरेज करें, देखो इधर हम लिखे इधर है। रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या कहा था बेटा, रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा था ना बेटा। इसका मतलब होता है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से सेल प्रेजेंट हैं उनके डिवीजन से नई सेल बनेंगी। तो यहां पे हम लिख रहे हैं सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है बेटा। तो देखो ये स्लाइडन है, ये स्वान है, ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा प्लांट्स सेल की बनी होती है, इन्होंने कहा एनिमल सेल को बनी होती है। दोनों को जोड़ करके सेल थ्योरी बनाई गई कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द फंक्शनल एंड एक्सट्रैक्टिव यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और उन्होंने कहा कि सेल से या सेल के कंपोनेंट से सभी ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। ठीक है। और जो सेल के अंदर की सभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अल्टीमेटली सेल में कंप्लीट होती है। बॉडी की जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो कहाँ कंप्लीट होगी, कंप्लीट इन द सेल, ये बताया था। उसके बाद रुडोल्फ वर्च्यू ने बेटा इसको फाइनल शेप दिया, ये बताया कि सेल नई सेल्स कैसे बनती हैं। तो इन्होंने यहाँ पे देखो, इन्होंने इनका लिखा है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये बेटा क्या है, ये बेटा क्या है कि सेल के डिवीजन को बताया, और ये बताया कि सेल जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेल के डिवीजन से बनती हैं। ठीक है। इस थ्योरी को सेल लिनिएज थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेटा हम इसको इरेज कर दें। अब तुम लोगों ने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। देखो बेटा, ये जो सेल थ्योरी है तो वो सेल थ्योरी बनी है दो चीज़ों से मिलकर के। एक तो ये सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी ये जो स्लेटन एंड स्वान ने दी थी, ठीक है, और प्लस इसमें जोड़ दो बेटा सेल लिनिएज थ्योरी। ठीक है। सेल लिनिएज थ्योरी कौन सी है? जो रुडोल्फ वर्च्यू दी ओमनिस सेलुला ए सेलुला जो थ्योरी है उसको हम बोलते हैं सेल लिनिएज थ्योरी। ठीक है। और वो सेल थ्योरी जो कि स्लेटन एंड स्वान की दी, दोनों को मिला के बेटा बोला जाता है, दोनों को मिला के बोला जाता है मॉडर्न सेल थ्योरी। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे बेटा? मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है बेटा? उसमें आपको तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि सेल जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है या सभी ऑर्गेनिज्म सेल या सेल के कंपोनेंट से बने होते हैं। ठीक है। दूसरा कि सभी एक्टिविटीज सेल के अंदर कंप्लीट होती हैं। तीसरी बात यह है कि सेल डिवाइड होती है और सेल के डिवीजन से नई सेल्स बनती हैं। ठीक है। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी है। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी बेटा? स्लाइडन एंड स्वान का तो नाम आएगा ही, साथ में रुडोल्फ वर्च्यू को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। कि फाइनल शेप किसने दिया था? रुडोल्फ वर्च्यू ने। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसमें बेटा कोई भूलने जैसी बात तो नहीं है ना? ठीक, याद रखना ठीक से इसको।
अभी हम अंदर इंटर करेंगे चैप्टर के, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी मिलेंगी और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। देखो अब हम देख लेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सेल, है ना। और उससे पहले कुछ डेटा है सेल का, जैसे कि स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, ये भी तुम लोगों को पता ही होगा, तो हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं बेटा। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? सेल की शेप और साइज की अगर बात करेंगे, सेल की शेप कैसी होती है, सेल की साइज कैसी होती है, तो सेल्स वेरी, जो साइज और शेप में सेल्स वेरी करती हैं, ठीक है, अलग अलग होती है, अलग अलग साइज की और अलग अलग शेप की सेल्स मिलती हैं बेटा देखने को, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम साइज की बात करें तो वहाँ पर स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो कौन सी होती है बेटा? माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा पढ़ा है बेटा? माइकोप्लाज्मा ये प्रोकैरियोट है बेटा माइकोप्लाज्मा, और इसका जो ये एवरेज होती है 0.2 माइक्रोन इसकी साइज होती है, ठीक है, 0.1 to 0.2, ठीक है। इसकी भी साइज होती है, वो एक्चुअल नहीं होती है, एवरेज लिखा है, वेरी कर सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 2 1 माइक्रोन हो सकती है, 0.2 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक ये देखी गई है सेल्स, ठीक है, ये सेल्स होती है। और लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है बेटा? लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है बेटा? ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल होती है। इसका बेटा डायमीटर, ये सेल है लगभग 1 से 1.5 किलो का होता है ऑस्ट्रिच एग, है ना बेटा, वेट में 1 to 1.5 kg, 1 से 1.5 किलो का ये एग होता है। और ऐसे देखेंगे तो ये लगभग 15 to 17 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। विथ इसकी ऐसे अगर ये देखें ये वाली, तो ये होती है लगभग 9 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऑस्ट्रिच एग होता है। जितने भी एग हैं बेटा वो एग सेल ही है, हम लोग को पता है ना बेटा, चाहे वो मुर्गी का अंडा हो, कबूतर का अंडा हो, किसी का भी हो, वो जो एग है तो वो सेल ही है, सिंगल सेल है। ये शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है बेटा? लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल। इट कैन एज लॉन्ग एज द बॉडी, जितनी लंबा शरीर हो सकता है ये सेल भी उतनी लंबी हो सकती है, तो ये है। अच्छा, अगर हम शेप की बात करें बेटा, तो शेप भी सेल का वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड पोजीशन, कि उसकी पोजीशन वो है कहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है और उसका फंक्शन क्या है, इस हिसाब से सेल का शेप भी वेरी करता है। जैसे हमने देखा बेटा कुछ एपिथेलियल सेल्स क्यूबॉइडल होती हैं, कुछ एपिथेलियल सेल भी हमने देखा कैसी होती है बेटा, कॉलमनर होती हैं, ठीक है। आरबीसी को हमने देखा ये बाइकैनक्यो पेड़ जैसी होती है ना बेटा, डिस्क लाइक होती है। डब्ल्यूबीसी हमने देखा कुछ तो ओवल शेप होती हैं और कुछ बेटा जो फेगोसाइटोसिस करती हैं वो अमीबॉइड शेप की होती हैं, है ना। नर्व सेल आप देखोगे ये देखो इस तरह की नर्व सेल होती, ये देखो शेप बेटा पॉलीगोनल। कुछ सेल्स होती हैं वो हेक्सागोनल होती हैं, होती है ना बेटा। कॉर्टेक्स सेल देखो तुम लोग प्लांट में ओवल शेप की या हेक्सागोनल सेल्स की होती हैं, ये देखो। तो ये शेप का जो शेप एंड साइज है बेटा सेल का वो अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड फंक्शन, ठीक है बेटा। तो ये है, ठीक है। तो ये छोटा सा डेटा है, तो इरेज करें बेटा। इसके बाद बेटा जो ऑर्गेनिज्म है बेटा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल, हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एक ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे और दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म बेटा जो होंगे अकॉर्डिंग टू सेल
वो होंगे दो तरह के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बेटा क्या होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा सिंगल सेल के बने होंगे, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, देखा आप लोगों ने ये सब यूग्लिना। ट्रिपेनोसोमा, ये सब ऑर्गेनिज्म जो है बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब बेटा इनकी जो सेल है, एक ही सेल इनके पास है और जितने भी फंक्शंस होंगे वो एक ही सेल के अंदर कंप्लीट होंगे। एनिमल भी है, सेल भी है, ठीक है। तो ये बेटा जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल के बने हुए हैं। दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे नाम से पता चल रहा है मल्टी, बहुत सी सेल्स होंगी, सैकड़ों हजारों सेल्स की बनी होती है। और ये बेटा पॉरीफेरा से शुरू हुआ है और ये फिर कार्डेटा तक, हम लोगों तक ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सभी क्या हैं बेटा, मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। प्लांट में भी देखें तो प्लांट में तो कुछ एल्गी हैं बेटा जो यूनिसेलुलर हैं, इसके अलावा सभी प्लांट कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। और जो यूनिसेलुलर है उनको तो अब अलग कर ही दिया गया है बेटा प्रोटिस्टा में, तो वो एक अलग है। अब प्लांट या एनिमल की हम बात करेंगे तो हम हमेशा कहेंगे कि वो मल्टी सेलुलर है। सभी प्लांट, सभी और एनिमल्स वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, ठीक है बेटा। इसके बाद जो मल्टी सेलुलर नहीं है वो प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे, चाहे वो एल्गी जैसे बिहेव करते हो, जैसे क्राइसोफाइट्स हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूनिसेलुलर एल्गी हैं, हम बेटा उनको प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, है ना। अब जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं तो वो प्लांट और एनिमल फंजाई हैं, उन वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़े जाते हैं, ठीक है बेटा, अलग अलग ग्रुप में। तो ये पॉरीफेरा, अगर एनिमल की बात करें तो पॉरीफेरा मल्टी सेलुलर है। उसके पहले प्रोटोजोआ, पहले एनिमल में जब रखा गया था तो हम प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में पढ़ते थे, तो उसको अलग एक प्रोटोजोआ फाइलम, अभी भी फाइलम प्रोटोजोआ ही पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में अब पढ़ते हैं, हालांकि उसमें वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। तो यहाँ से मल्टी सेलुलर शुरू हुए हैं, बट यहाँ पे कोई टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। दे हैव लूज एग्रीगेशंस ऑफ सेल, ठीक है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, बट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर यहाँ से आगे जितने भी देखेंगे वो क्या देखेंगे बेटा, मल्टी सेलुलर, है ना। तो ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म आपको सेल के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। अब हम बेटा देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। टाइप्स की बात कर लेते हैं ना बेटा, कि सेल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो बेटा 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। जो इसका मेन डिफरेंस है बेटा वो हम लोग समझेंगे कि सेल, वो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे देखो ये एक सेल बनी हुई है बेटा, ये सेल बनी हुई है। इस सेल के अंदर बेटा जो न्यूक्लिक एसिड है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा, दिस न्यूक्लिक एसिड इज इन द डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये जो इसका साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है, इसके डायरेक्ट कंटैक्ट में ये वाली, ये इसका न्यूक्लिक एसिड है। ये क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड, या आप जिसको डीएनए कहें, नहीं डीएनए। तो ये क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड है। ये बेटा देखो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में है कि नहीं है ना। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम डिफरेंस देख लेंगे धीरे धीरे। अच्छा, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर सेल वॉल भी हो सकती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में मोस्टली सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये सेल वॉल है। लोकोमोशन के लिए इसमें ये जो फ्लैजेला हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी सकते हैं। फ्लैजेला एसेंशियल नहीं है, फ्लैजेला इसलिए आपको यूकैरियोटिक में भी मिल जाएगा।
हम जो बेसिक डिफरेंस देखेंगे वो ये है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बेटा इसका होता है सर्कुलर। कैसा होगा? सर्कुलर, पहला पॉइंट। दूसरा, ये होता है नेक्ड। कैसा होगा बेटा? नेक्ड होगा। दोनों बातें समझ लेते हैं पहले। सर्कुलर क्या है और नेक्ड क्या है? सर्कुलर वो है जैसे कि मान लो बेटा हम डीएनए बना दें ऐसा। बोलो बेटा क्या है? सर्कुलर है? नहीं है ना। सर्कुलर का मतलब होता है डीएनए विद क्लोज्ड एंडिंग। ठीक है, अब ये डीएनए ऐसा लंबा है, ऐसा खोल दो तो ये ऐसा है, इसी को तुम ऐसे ऐसे घुमा दो तो क्या ये सर्कुलर हो जाएगा? नहीं, ये फ्री एंडिंग है। देखो इसकी क्लोज का मतलब होता है, देखो यहाँ पे, ये जहाँ से शुरू है बेटा वहीं पे ख़त्म हुआ है। डीएनए जो है ये ऐसे ऐसे ऐसा है, एंडिंग क्लोज है। देखो इसकी यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये हालांकि डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन दोनों स्टैंडिंग की ओपनिंग क्लोज है ना। और जो डीएनए होता है हम यूकैरियोटिक सेल का, वो सर्कुलर नहीं होता, लीनियर डीएनए होता है। वो आप बना चाहे जैसे दें, जैसे कि ये हम सेल दूसरी बना लें तो इसमें आप डीएनए बना चाहे जहाँ जैसे दें, लेकिन वो होगा तो लीनियर ही है ना बेटा, धागे जैसा ओपन डीएनए होता है। एक चीज़ और बेटा, यहाँ पर हम देखेंगे जो न्यूक्लिक एसिड है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये है उसकी न्यूक्लियर बाउंड्री, यानी इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो एक और हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं, तभी तो ये न्यूक्लिक एसिड इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया है। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर बेटा आप देखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और डीएनए लीनियर है। यहाँ पर देखोगे बेटा, जीते रहो बेटा, देर कर दी। यहाँ पर देखो बेटा, ये जो डीएनए है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है बेटा? न्यूक्लियर एब्सेंट है। तो बेटा यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, तो ये बताओ क्या इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है? न्यूक्लियस एब्सेंट है? नहीं एब्सेंट है। देयर इज न्यूक्लियस प्रेजेंट, बट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वो न्यूक्लियस कैसा है? इंसिपिएंट न्यूक्लियस है। कैसा है बेटा? इंसिपिएंट न्यूक्लियस यहाँ पर देखा जाएगा, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस देखा जाएगा। कैसा बेटा? ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस है तो इसके अंदर बेटा ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। यहाँ पर भी एक फ्लूइड भरा हुआ है, और इस फ्लूइड को हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, ये सब इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और ये एक बाउंड्री से घिरा रहेगा। इस बाउंड्री को हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो हम खैर बाद में देखेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, न्यूक्लियस का डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, और एक बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल है तो ये सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बट यहाँ पे वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ना तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ना यहाँ गोल्जी बॉडी मिलेगा, यस, ना तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ना तो यहाँ गोल्जी बॉडी मिलेगा, ना तो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, ना तो ER देखने को मिलता है। तो ये सब जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे यहाँ पर क्या होंगे बेटा? एब्सेंट होंगे। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट होंगे इनमें। ठीक है बेटा, बट यहाँ पर वो सब प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम की बात करें तो यहाँ पर बेटा 80S और 70S दोनों टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। 80S कहाँ प्रेजेंट होंगे? 80S कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, ठीक है, और ER के ऊपर। 70S कहाँ प्रेजेंट होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ओनली 70S प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर कैसे होंगे बेटा?
70S टाइप ऑफ राइबोसोम, और यहाँ पर 80S टाइप और 70S टाइप दोनों टाइप के राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, इसके अलावा और भी डिफरेंस होते हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। आज इतना ही, ठीक है बेटा, रिवाइज करते रहना बेटा।